डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी के पेपर सोल्यूशन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप फॉलो करते हो तो आप सभी को पता होगा कि हम राजस्थान के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2011 के पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट है। 2013 का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 11 का ही ये लास्ट वीडियो है। अब लास्ट 50 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि आपके सिलेबस में मैक्सिमम ऑटोमोबाइल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन से रिलेटेड मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके दूसरे टॉपिक से भी हों। तो आज के लिए इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। अब आपका आगे जो भी एग्जाम आएगा उसके प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन हम लोग करेंगे, तो वो कंटिन्यू रहता है। वो इसलिए कंटिन्यू रहता है ताकि आपका थोड़ा सा फ्लो मेंटेन रहे, आप देख पाओ कि जो आप पढ़ रहे हो वो कुछ आपके पेपर से रिलेटेड है या नहीं है। अब आपने देखना स्टार्ट कर ही दिया है कि है या नहीं है। चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना आपका परम कर्तव्य बनता है। और वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, आपके डिस्कशन के लिए टेलीग्राम चैनल है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बोरेटर इज द पार्ट ऑफ। पेट्रोल इंजन का पार्ट हुआ करता है ना कार्बोरेटर। काम क्या होता है इनका बेसिकली कि जो फ्यूल है उसको मीटर करना, मिक्स करना, ऑटोमाइज करना, वेपराइज करना, एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करना, ये सब काम करके वो सप्लाई करते हैं। एयर फ्यूल रेशियो मतलब जैसे लोडिंग कंडीशन बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, उस हिसाब से वो उसको मैनेज करते रहते हैं। हालांकि ये सारी बातें अब हो गई हैं पुरानी, क्योंकि अब इनका जगह ले लिया है मल्टीप्लॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। हालांकि अभी भी काफ़ी सारे जगह ये आते हैं, बट स्टिल अब नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। तो अभी आपका जो आंसर है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 102 इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेट्रोल इंजन। तो फ्यूल इंजेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेट्रोल इंजन, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर अलग से यूज किया जाता है डीजल इंजन में। पहले ही मैंने कई बार कहा है, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर चाहिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी कंप्रेस्ड एयर अंदर होती है सिलेंडर में, तो पेनिट्रेट करने के लिए हाई प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। इसलिए इंजेक्टर इज द पार्ट ऑफ डीजल इंजन। यहाँ पे पेट्रोल इंजन के लिए पूछा है तो वो पार्ट नहीं होता है, बाकी सारे तो होते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, टू अवॉइड द नॉक इन एसआई इंजन कंबशन चेंबर शुड हैव। नॉकिंग से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है, नॉकिंग का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली। पेट्रोल इंजन है तो देखना है कि वहां पे ऑटो इग्निशन तो नहीं हो रहा है, या ऑटो इग्निशन के फेवरेबल कंडीशन तो नहीं आ रही है। अगर डीजल इंजन है तो देखना है कि वहां पे इग्निशन डिले तो नहीं हो रहा है, या फिर इग्निशन डिले से रिलेटेड फेवरेबल कंडीशन तो नहीं आ रही है कोई चीज, कोई पैरामीटर चेंज करने से। ये दोनों आपने देख लिया तो काम हो गया तमाम। तो यहां पे है स्पार्क इग्निशन, तो यहां पे हमको देखना है कि भाई ऑटो इग्निशन का चीज तो नहीं हो रहा ना। इग्निशन तभी होना चाहिए जब स्पार्क हो। तो अगर हॉट सर्फेसेस नहीं रहेंगे तो कहां से इग्निशन होगा। हॉट सर्फेसेस एक तरह से चिंगारी का काम करते हैं ना, आग में घी डालने का काम करते हैं। जो शॉर्ट रेशियो फ्लेम टेबल होता है, मतलब कि क्या होता है, एक बार जब कंबशन आपका ऑटो इग्निशन हुआ तो ऑटो इग्निशन होगा तो वो क्या, जो हाई प्रेशर वेव होती है ना, वो टक्कर मारती है आपके दीवार को, वही तो वाइब्रेशन होता है, वही तो नॉकिंग होती है, और तो क्या होता है। ठीक है, तो ऑल दीज आर हेल्प टू अवॉइड द नॉकिंग इन द एसआई इंजन। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, क्रैंकशाफ्ट आर यूजली। क्रैंकशाफ्ट बेसिकली होती है फॉर्ज्ड। ठीक है, बनाने को आप कुछ भी कर लो, आप कास्टिंग कर लो, कोई सी भी कास्टिंग कर लो या कैसे भी बना लो, बट जनरली क्या होता है, जो फॉर्ज्ड मतलब होता है, यहाँ पे प्रोसेस की बात करें किस प्रोसेस से बनाया गया है, तो ये बेसिकली फॉर्जिंग से बनाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं फॉर्ज स्टील या फिर फॉर्ज कास्ट आयरन का ये बना होता है जनरली। फॉर्जिंग क्यों करते हैं, कास्टिंग क्यों नहीं करते? तो फॉर्जिंग से बेसिकली होता क्या है, वो मटेरियल आपका थोड़ा सा टफर बनता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर इलोंगेशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो मटेरियल टफ बनता है, इम्पैक्ट लोड को बियर कर सकता है, इसलिए जनरली हम उसको फॉर्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, इन डीजल इंजन द प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन इन द रेंज ऑफ। कंप्रेशन के एंड में जो प्रेशर होता है दैट इज अराउंड टू अराउंड, आप कह सकते हो कि कुछ 35-36 बार के आसपास होता है। तो आप यहाँ पे बार में तो दिया गया नहीं है, तो 10⁵ हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देखा होगा कई सारे जगह पे ना, 35 kg/cm², तो ये शायद यूनिट का प्रॉब्लम हो। अगर यहाँ पे आप इसको यूनिट न्यूटन में करना हो तो यहाँ पे जी कर दीजिए, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो अगेन 35 बार के आसपास आएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है, इन्होंने जो दिया है अगर उसी में ही आपको चूज करना है
तो हम ऑप्शन 1 को कह सकते हैं कि 1 ज़्यादा क्लोज है बट सही एक भी नहीं एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। व्हेन इंजन इज आइडलिंग इट रिक्वायर्ड, मैंने कई बार कहा है रिच मिक्सचर चाहिए होता है, क्योंकि पूरा जो जहाँ पे आपका पूरा इंजन है या बाकी सराउंडिंग है कूल होता है तो वहाँ से ज़्यादा हीट चाहिए होती है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर लेता है वो ना, तो इस वजह से रिच मिक्सचर चाहिए होता है स्टार्टिंग के लिए। चलिए जिसे कोल्ड स्टार्ट के नाम से भी आप जानते हो, ठंडियों में और ज़्यादा रिच मिक्सचर चाहिए होता है। ऑरसेट फ्लू गैस एनालिसिस गिवन अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ डाई प्रोडक्ट ऑफ कंबशन से जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपका CO2 आ रहा है, C आ रहा है, O2 आ रहा है, वट एवर दैट, सबका क्या करते हैं, ये बेसिकली मोल फ्रैक्शन को एब्जॉर्ब करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको करके बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। इन सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि कुछ इस तरीके से ये बनता है ना, सेंसिबल कूलिंग होगी, ये आपका डायग्राम हो गया, साइकोमेट्रिक चार्ट तो कुछ इस तरीके से होगी। तो ये देखो, ये आपकी लाइन होती है स्पेसिफिक का, ये होती है आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर का, तो कोई चेंज तो हुआ नहीं सेंसिबल कूलिंग के लिए, तो कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 109। एयर कंडीशनिंग मीन्स सब कुछ कंट्रोल करते हैं ना, हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, इम्प्योरिटी मतलब एयर की क्वालिटी बढ़ाते हैं, उसके लिए मैकेनिकल फिल्टर वहाँ पे लगे होते हैं, फिर कूलिंग भी करना होता है एज पर द रिक्वायरमेंट, हीटिंग भी करना होता है वॉट एवर दैट। जैसे प्लेन है, वहाँ पे प्लेन में आप जा रहे हो तो वहाँ पे कूलिंग करने की जरूरत पड़ती है कि हीटिंग, एयर काफ़ी कूल होती है ऑलरेडी, तो उसको हम हीट करके केबिन में सप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे गर्मियों में कूल करके सप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट जो सराउंडिंग कंडीशन है उसको हम मॉनिटर करते हैं इन एयर कंडीशनिंग, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल। 11 ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 24 डिग्री, 24, 25, 27 तक चल जाएगा, और यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% के आसपास होता है, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है ना। ज़्यादा ह्यूमिडिटी तो स्वेटिंग होगी, कम ह्यूमिडिटी तो रूखापन आ जाएगा, जैसे कि गर्मियों में आपको स्वेटिंग होती है और ठंडियों में आपकी स्किन रूखी हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि मॉइस्चर की कमी हो गई है बॉडी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 111। द रेफ्रिजरेंट यूज इन द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन में कौन सा होता है, आपको पता है वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन ना, तो एक्वा अमोनिया का यूज हम लोग करते हैं, वाटर और अमोनिया का यूज करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका 3। 112 है ऑन रेफ्रिजरेटर सिस्टम हीट रिजेक्टेड एज कंपेयर टू हीट एब्जॉर्ब इज मोर, क्योंकि वर्क कुछ करना पड़ता है रेफ्रिजरेशन में और कुछ हीट एब्जॉर्ब किया तो वर्क और हीट दोनों मिलकर रिजेक्शन के इक्वल होते हैं, तो दैट मीन्स मोर ना। आपने ये वाला डायग्राम देखा होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक इंजन है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर लिया Q2, यहाँ से W, यहाँ से Q1, तो ऑब्वियसली Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। फ्यूरॉन 12 कंसिस्ट ऑफ द एटम ऑफ, मुझे पता है आप सभी लोगों ने नोमेनक्लेचर तो पढ़ा ही होगा, अगर नोमेनक्लेचर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ अभी के लिए। जो आंसर है आपका, इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, CCl2F2, तो क्या हो गया, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो चाहे कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, व्हाट एवर दैट, तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नॉमेनक्लेचर आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार ये पूछता है, मैंने कई जगह बताया है, फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। CMHN FP एंड ClQ लिखते हैं ना, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा। दूसरा, जैसे कि ये R के टर्म में लिखा गया है ना, फ्यूरान मतलब ये R12, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, तो R के टर्म में कैसे लिखते हैं हम, तो ये इस तरीके से कुछ नॉमेनक्लेचर होता है ना, M-1 N+1 P, ये ध्यान रखना, ये सैचुरेटेड के लिए होता है, अनसैचुरेटेड के लिए अलग होता है, फिर इनऑर्गेनिक के लिए अलग होता है। थोड़ी लंबी लिस्ट है बट मैं अभी सैचुरेटेड के लिए बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया, जैसे आप मान लीजिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो एक फार्मूला और आपको ध्यान रखना है, N+P+Q = 2M+2, तो ये टोटल 3 आप ध्यान रखोगे तो नॉमेनक्लेचर कर पाओगे। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं R12 का, ठीक है, तो इसको किससे कंपेयर करना है, इससे करना है। अभी M-1 3 है ना, यहाँ पे देखो M-1 N+1 P, यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, M-1 = 0 है, तो यहाँ से M = आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। N+1 = 1 है, तो यहाँ से N = क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और सिंपल P के जगह पे आपको 2 दिया हुआ है, तो P = 2 मिल जाएगा, और ये वाला फार्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो Q = 2 मिल जाएगा। तो वेरी सिंपल, अब ये जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो C
आप m की वैल्यू 1 आया है तो लिखने की जरूरत नहीं है, n की 0 आएगा तो अपने आप गायब हो जाएगा, p के 2 आया है, Cl का 2 आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। वेरी सिंपल, इस तरीके से करते हैं। अनसेचुरेटेड है तो बस एक तरह से R1 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये m-1 हो जाता है, ये n+1 हो जाता है और ये p हो जाता है, एज इट इज रहता है। अगर मान लीजिए आपका वो इनऑर्गेनिक वाला सिस्टम आ गया तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे R लिखते हैं, यहाँ पे 700 प्लस जो मॉलिकुलर वेट होता है रेफ्रिजरेंट का, जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख दें NH3, तो NH3 का मॉलिकुलर वेट 17 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R717, ठीक है। उसी तरीके से CO2 का भी लिख सकते हो आप, CO2 का लिखते हैं R744, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी यूज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 हो जाता है ना मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरीके से कुछ नॉमेनक्लेचर इन शॉर्ट करते हैं हम, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो आ गया रेफ्रिजरेंट, ये तो CO2 पहले मैंने बता दिया, तो डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफ्रिजरेशन साइकिल द हीट इज रिजेक्टेड बाय द, ये बहुत ही सिंपल है, कंडेंसर में रिजेक्ट करते हैं, और तो कहाँ ही करोगे, नहीं कंडेंसर का काम ही होता है। कंडेंसर इसलिए क्योंकि वहां पे रेफ्रिजरेंट का कंडेंसेशन होता है, फेज चेंज होता है। द टू स्टेज इंजन में बी आइडेंटिफाई, सॉरी टू स्टेज नहीं, टू स्ट्रोक इंजन में बी आइडेंटिफाई, तो कैसे वहां पे वॉल्व नहीं रहते हैं, पोर्ट रहते हैं, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए, फॉर द मिनिमाइजिंग द नॉकिंग टेंडेंसी इन एसआई इंजन द स्पार्क प्लग शुड बी लोकेटेड, बीच में कर दीजिए ना, थोड़ा फ्रेम जो फ्लेम मतलब कंबशन होगा वो बीच में होगा, तो जो वेव टक्कर मारेगी सिलेंडर में वहां तक जाते जाते थोड़ा डिसअपियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका, द इग्निशन कॉइल इन ऑटोमोबाइल एक्ट एज अ सेटअप ट्रांसफार्मर, तो इसका काम होता है कि जो हमारी बैटरी है उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट विल हाई वोल्टेज करंट पल्सेस में ये उसको ट्रांसफर करते हैं ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द साइलेंसर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन, साइलेंसर का काम क्या होता है भाई, आवाज रिड्यूस करना, कभी साइलेंसर हटा के देखो कान गए काम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 120, आई सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज जनरली रिफर्ड फॉर, आई सेक्शन हाई स्पीड इंजन के लिए हम जनरली रिफर्ड करते हैं, कहीं पे भी लगाओ कोई मना नहीं करेगा, बट रिफर्ड करते हैं इसलिए क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सेक्शन मॉडुलस उसका ज्यादा होता है, आई और एच का जनरली, क्योंकि एच भी 2 आई से मिलके बना है, तो जनरली हम प्रीफर करते हैं आई सेक्शन को लगाना यहाँ पे, ठीक है। क्यों लगाना, क्योंकि उसके पास बेटर रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट द बेंडिंग और बकलिंग, क्योंकि सेक्शन जो सेक्शन मॉडुलस है वो ज़्यादा होता है। खैर सेक्शन मॉडुलस आई बाई वाई होता है, सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 121, द फ्यूल कंजप्शन ऑफ एन इंजन इज इंक्रीज्ड इफ, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा, साइलेंसर जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ना उसका फ्यूल कंजप्शन से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, रादर देन कि वहां से कोई डायरेक्टली लीक ना होने लग रहा हो। अगर मान लीजिए एग्जॉस्ट भी बर्न आउट, यहाँ पे मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा 2। अब देखो एग्जॉस्ट बर्न आउट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वहां से लीक हो रहा है, बट चांसेस बढ़ जाते हैं लीकेज का। बाकी सबके एफिशिएंसी पे इफेक्ट हो सकता है, जैसे साइलेंसर चोक हो गया, एग्जॉस्ट प्रॉपर नहीं जा रहा है तो एग्जॉस्ट उसी में पड़ा हुआ है, फिर सक्शन स्ट्रोक लग गया, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घट गई, फिर अल्टीमेटली सारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, वो सारी चीजें इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। मान लीजिए एयर फिल्टर चोक हो गया, एयर नहीं आ रहा है, प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर कंबशन नहीं होगा तो पावर प्रोडक्शन घटेगा, ये सारी चीजें होंगी, बट ये सारी चीजें किसी भी तरीके से ये नहीं कहती हैं कि ये फ्यूल कंजप्शन बढ़ा देंगी, क्योंकि उसको इफेक्ट ये डायरेक्टली नहीं करते। फ्यूल कंजप्शन बढ़ने का मतलब ये है कि मान लो फ्यूल आया और वहां से लीक होकर बाहर निकल गया, तो उस केस में हो सकता है कि मान लो एक तरफ से फ्यूल आ रहा है, दूसरी तरफ से लीक हो रहा है, आ रहा है लीक हो रहा है, तो मे बी वो ऐसा हो सकता है, तो वो बस एक ही ऑप्शन में चांसेस है कि हो सकता है 2 में, ठीक है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा हो सकता है 2। चलिए 1 to 2 है क्वेश्चन नंबर, द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इन ऑटोमोबाइल इज, क्या करते हैं भाई, ये स्पार्क टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं ताकि फायरिंग ऑर्डर वो मेंटेन हो पाए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, बाय अप्लाइंग चोक इन द पेट्रोल इंजन, तो क्या हो जाएगा, चोक अप्लाई कर दिया आपने, थ्रोटल क्लोज हो गया तो एक तरह से एयर का इन आपने
रोक दिया है तो जो आपका फ्यूल होगा, मतलब जो मिक्सचर होगा वो रिचर हो जाएगा, तभी चोक खींचते हो देखते हो पेट्रोल बाहर आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन विल हैव, कितने वॉल्व होते हैं? देखो जनरली 2 वॉल्व होते हैं, बट अभी 4 वॉल्व भी आ रहे हैं, मतलब 2 इनपुट 2 एग्जॉस्ट वॉल्व आ रहे हैं फॉर द सेफ साइड। बट ये क्वेश्चन थोड़ा 2011 वाला है, तो उस सेंस में तो 2 ऑप्शन होगा, बट अभी मैं कहूंगा अगर मान लीजिए अभी आपके पेपर में आता है तो आप 4 करना, क्योंकि अभी काफी सारी व्हीकल आ रही हैं जिसमें 2 इनलेट वॉल्व होते हैं और 2 एग्जॉस्ट वॉल्व होते हैं साथ में। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, कूलिंग टावर इज यूज टू कूल वाटर टू बी यूज्ड फॉर, वाटर मतलब क्या होता है? कूलिंग एंड इवापोरेशन। कूलिंग टावर में वाटर यूज होता है, देखते हो ना उधर व्हाइट कलर का स्मोक निकलता रहता है, वो बेसिकली है क्या? वो इवापोरेशन ही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, यहां पे ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सुपर चार्जिंग इन द CI इंजन लीड टू, देखो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है ना वो घट जाता है, ठीक है, हमारा जो पावर प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, हाई डेंसिटी एयर हम उसको सप्लाई करते हैं। अब स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या है? पर यूनिट पावर प्रोडक्शन के लिए कितना फ्यूल चाहिए, तो अगर आप एडिशनली एयर देते हो, कंबशन प्रॉपर होगा तो उतना ही पावर आ जाएगा कम फ्यूल से, तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए 1 to 7, द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज एक्सप्रेस्ड एट द फ्यूल कंज्यूम पर आवर पर यूनिट ब्रेक हार्स पावर ना, मतलब ब्रेक, ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस वाले भी लगा देंगे। अगर ब्रेक स्पेसिफिक पूछा है तो ब्रेक पावर, अगर इंडिकेटेड पूछा है तो इंडिकेटेड हार्स पावर, ठीक है, चाहे वो हार्स पावर का है, वॉट का है, वॉट एवर, जो भी पावर की यूनिट लिखा रहा है उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। चलिए 1 to 8 है, फॉर द हाई स्पीड डीजल इंजन द थर्मल एफिशिएंसी इन द रेंज ऑफ, थर्मल एफिशिएंसी डीजल की जनरली आप 70 के आसपास होती है, कम ज्यादा हो सकती है थोड़ा बहुत, पेट्रोल की 30 के आसपास होती है, काफी कम होती है, यहां पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू डीजल इंजन इज लोअर, अभी हमने डिस्कस किया कम होती है, काफी कम होती है, तो आपने देखे होंगे ना जो परफॉर्मेंस होता है, मतलब जो एवरेज होता है, माइलेज होता है जो डीजल का ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल, बाकी सारे मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है, हैवी हो जाती है व्हीकल, पोल्यूशन ज्यादा देती है, वो सारे प्रॉब्लम्स अलग से हैं। किसके लिए? डीजल के लिए। चलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ वेल डिजाइन इंजन इन द रेंज ऑफ, अगर वेल डिजाइंड है, अच्छा है, तो डेफिनेटली 70 से 90, हालांकि 75 तो अब नियर अबाउट किसी की भी नहीं होती है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हम रखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, बट अभी के लिए इस रेंज में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट कितना है? 1 है। बेस्ट फ्यूल फॉर SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए एरोमेटिक होता है, और जो CI इंजन होता है उसके लिए नॉर्मल पैराफिन्स होता है, मतलब स्ट्रेट चेन वाली किसके लिए? डीजल के लिए, मतलब जिसमें लंबी चेनें हैं ना, स्ट्रेट चेन, और एरोमेटिक जिसमें, मतलब एरोमेटिक आपने पढ़ा होगा ना यार, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा क्या आपने? इस वाले स्ट्रक्चर ना ऐसे लगा होता अल्टरनेटिव, तो एरोमेटिक कहते हैं ना, तो इस टाइप का है, तो वो किसके लिए बेस्ट है? आपके SI इंजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 132 है, टेंडेंसी ऑफ डीजल इंजन टू नॉक इंक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे ऑप्शन 4 है, इंक्रीज द स्पीड, स्पीड इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा? स्पीड इंक्रीज होने से थोड़ा सा कंबशन वाला जो टाइम है उसके लिए कम बचेगा, मतलब जो इग्निशन हो रहा है, इग्निशन डिले वाला, तो इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं, हाई स्पीड इंजन है तो थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं ना उसको, तो आपने देखा होगा कि एडवांस क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है, और इंजन की स्पीड बढ़ा दिए तो इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 133, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द डीजल फ्यूल इज अबाउट, आपको थोड़ा सा हैरानी होगी कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है 200 एंड 210 होता है डीजल के लिए, बट पेट्रोल के लिए होता है 280, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंजन बहुत स्पेसिफाइड तरीके से ऐसा डिजाइन है कि उसके अंदर का टेम्परेचर मान लीजिए 200 डीजल मान के चले तो 210, 220, 230 से ज़्यादा जा ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे पेट्रोल के इग्निशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं, जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था डिटेल में कि अगर पेट्रोल में डीजल पड़ जाता है, डीजल में पेट्रोल पड़ जाता है तो क्या होगा। खैर यहाँ पे ऑप्शन है आपका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इंजन फ्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई, कैसे? अगर पेट्रोल है तो ऑक्टेन नंबर, अगर डीजल है तो C10 नंबर। द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, द साइज ऑफ इनटेक वाल्व इज बिगर देन द एग्जॉस्ट वाल्व, ना कि थोड़ा चार्जेज आसानी से
आ जाएं, बाकी एग्जॉस्ट के टाइम पे तो एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे, बट चार्जेज में कमी ना रहे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में कमी ना रहे, तो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द डीजल इंजन ऑफ डिफरेंट साइज, ये सारा चीज साइज सेफ वॉट एवर दैट, तो हम किसके बेसिस पे मेजर करेंगे? हम यही देखेंगे ना कि कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है पावर प्रोडक्शन के लिए, पर यूनिट पावर के लिए, तो उसके हिसाब से हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि भैया कौन सा ठीक है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन सा इंजन आपको लेना चाहिए। तो यहां पे हो जाएगा आपका बेसिक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट भी है, याद रखना है आपको, क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, द ऑक्टेन रेटिंग कितना अवेलेबल है इंडिया में? 85 से 90, अब तो 95 तक भी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 140, व्हेन फ्यूल विद द ऑक्टेन नंबर बिलो 40 इज यूज्ड, अगर इससे कम का आप, सॉरी C10 है, ऑक्टेन नहीं है, मतलब हम डीजल की बात कर रहे हैं, अगर इससे कम का आप यूज करते हो तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? अगर कम है तो क्वालिटी, फ्यूल इग्निशन क्वालिटी घटेगी, इग्निशन क्वालिटी घटेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? इग्निशन डिले होगा, इग्निशन डिले होगा तो वहां पे डेटोनेशन होगा, नॉकिंग होगी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखते हैं कि ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। तो एग्जॉस्ट स्मोक, देखिए एग्जॉस्ट स्मोक, एग्जॉस्ट का प्रॉब्लम कब होगा, स्मोक कब आएगा? जब कंबशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कंबशन प्रॉपर कम नहीं हो पाएगा, या तो थोड़ा टाइम उनको कम मिले, या फिर वहां पे एयर की अवेलेबिलिटी कम हो, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हाई फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन से उनका क्या ही लेना देना है, फ्यूल जितना आना है, इग्निशन डिले भाई घट बढ़ रहा है ना, तो कंबशन जो होगा वो थोड़ा आपका डिले होगा और सडन होगा ना। रिड्यूस लॉस ऑफ द जैकेट कूलिंग, मतलब इन शॉर्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं पावर लॉसेस हो सकता है ड्यू टू द नॉकिंग या फिर वाइब्रेशन, जो चीज़ें हमको प्रॉपरली बर्न आउट होती और उस केस में जो हमें पावर मिलता या वर्क आउटपुट मिलता, उसमें थोड़ा सा लॉसेस हो सकते हैं। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई द एग्जॉस्ट पाइप ऑफ द इंजन कवर्ड विद द इंसुलेटिंग मटेरियल, डेफिनेटली इंसुलेशन का काम ही होता है कि भाई हीट ट्रांसफर को ना होने दे, मतलब हीट ट्रांसफर को मिनिमाइज करे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू कंजर्व हीट, मतलब हीट ट्रांसफर ना हो। ठीक, और दूसरा ये भी है कि भाई अगर नहीं लगाएंगे और वो हीट साइलेंसर के सरफेसेस से बाहर आ रही है, आपका कभी पैर पड़ गया, कभी कुछ पड़ गया, जल जाओगे। जैसे पुराने वाली गाड़ियों में देखो जल जाता था, अभी की गाड़ियां आ रही हैं तो साइलेंसर कवर्ड होता है, तो आप टच भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो है आपका हाइड्रोकार्बन एमिशन इन इज मैक्सिमम, हाइड्रोकार्बन एमिशन किस में ज़्यादा होगा? तो डीजल इंजन में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, डीजल में भी 2 स्ट्रोक में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कुछ तो अनबर्न ऐसे ही निकल जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रोक ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए, द बिग एंड बियरिंग, यहाँ पे कौन सा, मतलब कनेक्टिंग रॉड में बियरिंग आप लोगों ने देखा होगा लगी हुई होती है, मैं डायग्राम डालना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे ब्रश बियरिंग होती है, बेसिकली किस टाइप का? ऐसी बियरिंग जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है ना, उस टाइप की। तो सिंपल या फिर प्लेन बियरिंग भी इसको हम कहते हैं, वो लगी होती है। चलिए 144, देयर आर एग्जॉस्ट वॉल मैनिफोल्ड, 2 होते हैं जनरली, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 145, द कॉमनली यूज्ड एंटी फ्रीज, तो ग्लिकॉल का यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एथिल प्रोपिल दोनों का करते हैं, जनरली एथिल का करते हैं क्योंकि इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है काफ़ी कम होता है, तो ठंडे कोल्ड इन्वायरमेंट में थोड़ा सा ये झंझट नहीं रहेगा कि फ्रीज हो गया ना, फ्रीज हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी। चलिए 145 है, इन एसआई इंजन व्हेन मोस्ट इकोनॉमिकल मिक्सचर इज सप्लाई, तो कैसा आएगा? डार्क ब्लू आएगा, डार्क ब्लू थोड़ा सा रेडिश येलो। ठीक है, तो यहां के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 डार्क ब्लू, क्योंकि रेडिश वाला नहीं दिया है, रेडिश येलो वाला। ये जो प्रोसेस होता है, ये बेसिकली प्रोसेस होता है हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस करने का, सिंथेटिक जो रबर होता है उसको प्रोसेस करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के प्रोसेस को ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 147 का, दैट इज 3, हीटिंग रबर अंडर द प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है 140-160 के आसपास। चलिए नेक्स्ट है जो आपका वन पर्पज ऑफ टायर इज टू, टायर का पर्पज क्या होता है भाई? टायर ग्रिप प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड गुड ट्रैक्शन ताकि चल पाओ, स्लिप ना हो पाए। चलिए 149 है, बाइस प्लाई टायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देना, ये रिपीट हुआ है, हर बार रिपीट हुआ है और नियर अबाउट हर क्वेश्चन में टायर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहता है, तो ध्यान दे लो आप।
कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको जानना चाहिए, जैसे ये है आपका रेडियल, यहाँ पे स्टील का बेल्ट लगा होता है, यहाँ पे नायलॉन का बेल्ट लगा होता है, जो क्रॉस या बैस कहते हैं उसमें नायलॉन का लगा होता है। और ये देखो थ्रेड, क्रॉस थ्रेड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पे रेडियल थ्रेड रहते हैं, कुछ इस तरीके से रेडियल थ्रेड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 1 प्लाई लेयर दैट रन डायगोनली, ये कौन सा है, बायस वाला है ना, तो इसमें डायगोनली होता है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कुछ मैंने यहाँ पे इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज दे रखे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं रहेगा। एक ये वाले क्वेश्चन और एक व्हील अलाइनमेंट वाले क्वेश्चन, वो जो कैम्बर कैस्टर जो आपका एंगल है, टो है, वो सारा रहता ही रहता है, तो आप उन सारे क्वेश्चन पे फोकस कर लेना। अगेन रेडियल का भी है, तो रेडियल में यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑल, मतलब ऑल प्लाइज रन पैरेलल टू द वन अदर, ये वाला ऑप्शन सही है, तो ये आप देख पाओगे, ये दे रखा है, बट बाकी सारी चीज़ें भी पता है, हमने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है, रेडियल उनमें डिफरेंस, और यहाँ पे इनके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज दे रखे हैं, तो होप शो की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसी के साथ आपका सोल्यूशन खत्म होता है 2011 2013 दोनों का। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आए हैं तो बिना लाइक किए नहीं जाना है, औरों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।